सो प्रीवियस क्लास में हम डीप लर्निंग स्टार्ट कर चुके हैं और आपको पता है कि डीप लर्निंग में जो हमें करना है वो ये कि आप लेयर बनाइए, उन पर या उनमें न्यूरॉन रखिए और ये न्यूरॉन की ट्रेनिंग आपको जो है वो करवाना पड़ेगी। ठीक है, इनपुट दोगे x1 x2 x3 इनपुट दोगे आप। ठीक है, एंड क्या होगा, ये कंप्यूटेशंस जो है वो परफॉर्म होंगे एंड देन यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स। ठीक, फीड फॉरवर्ड होता है ये, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं। यू आर फीडिंग द रिजल्ट्स टू नेक्स्ट लेयर्स दे रहे हैं, और जो कंप्यूटेशन हो रहा है वो है y इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी, ये हो रहा है। दैट मीन्स द आउटपुट विच यू आर गोइंग टू गेट once your input is multiplied with the weight of the neuron and then added with the bias, so this is what you are going to get, y मिलेगा आपको। ठीक है, तो वेट स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरकनेक्शन है न्यूरॉन्स के बीच में, आपसे पहले मेरी बात हो गई थी, बायोस एरर है। ठीक है, तो यही एक ऐसी इक्वेशन है जिसको हम लेकर चलते हैं, काफी लीनियर रिग्रेशन में लेकर चले, एसवीएम में लेकर चले साथ में। ठीक है, तो इसको हमें लेकर चलना है। और फिर ये जो वाई आता है आपका, ये जो न्यूरॉन देता है, इसको उठा के मुझे एक्टिवेशन फंक्शन में देना है, एएफ एक्टिवेशन फंक्शन। वो इसलिए कि भाई तुमने जो भी रिजल्ट दिया है मुझे उसको कैरी करवाना है आगे, उसको फॉरवर्ड करना है, दूसरे न्यूरॉन को देना है, तो मुझे एक्टिवेशन तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। ओके, और कई प्रकार के एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं वो आपको बताए, मैं अपनी स्क्रीन रीशेयर कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ एक्टिवेशन फंक्शंस की जो है लिस्ट पूरी। यू कैन चेक इट आउट, काफ़ी है, लेकिन हम यूज़ जो करते हैं अपने हिसाब से एज पर रिक्वायरमेंट करते हैं। ये रही आपके पास एक्टिवेशन फंक्शंस की लिस्ट। ठीक है, यानी ये आइडेंटिटी है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ओके, यानी कि जो इनपुट दिया वही आउटपुट ले रहे हो, ये आइडेंटिटी एक्टिवेशन फंक्शन है। ये बाइनरी स्टेप है, यानी 0 और 1 ही आउटपुट आएगा। एक्स आप 0 से छोटा देते हो तो 0, एक्स 0 से बड़ा देते हो तो 1। ये आपका लॉजिस्टिक है, यह सिग्मोइड है, सबसे काम का एक्टिवेशन फंक्शन। क्यों, आपको पता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी यही खेल खेला था, सिग्मोइड वाला। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए इसको स्टार मार्क कर दो आप, ये तो लगना ही लगना। फिर अपना 10H है एक्टिवेशन फंक्शन, यूज नहीं करते वैसे से, कम ही है आजकल 10H का तो कोई रोल, मतलब मैंने कम ही देखा है इसको। कभी कभार किसी जगह डीप लर्निंग के किसी आर्किटेक्चर किसी लेयर में 10H लगा दिया होगा, हालांकि कम है 10H। आर्क 10 भी, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट रेलू, इसका हम यूज करेंगे रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट का। ओके, यस प्रोबेबिलिटीज वाला मैटर, एलएसटीएम में, हाँ यस याद आ गया मुझे, सही कह रहा है लड़का। एलएसटीएम में जो है सिग्मोइड और ये 10H वहां पर यूज करेंगे एलएसटीएम के अंदर, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, तो टाइम सीरीज में और टेक्स्ट जो कि सिक्वेंशियल डेटा होता है, वहां पर आप जो है इस एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करते हो, 10H एंड योर सिग्मोइड, जो कि नॉन लीनियर है। ये तो वैसे सारे एक्टिवेशन फंक्शन हम वही कंसिडर करते हैं जो कि नॉन लीनियर हो। ठीक है, तो ये वहां यूज करेंगे अपन। ओके, देन आपके पास है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक्टिवेशन फंक्शन रेलू। तो आप CNN में, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में, और एक जो न्यूरल नेटवर्क आप बनाते हो इन जनरल, ठीक है, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, ठीक है, वहां पर आप रेलू का ही यूज करोगे, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट इंटरमीडिएट लेयर्स में। ये रिजल्ट कुछ इस तरीके से देता है, यदि एक्स की वैल्यू 0 से छोटी हुई तो 0, और 0 से बड़ी हुई तो वही की वही आएगा आपको। फिर और भी है पैरामीटर रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट,
सॉर्ट प्लस, ठीक है। अब और भी है सॉर्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन, इसको भी यूज करते हैं। लीकी रेलो भी है, ठीक है। तो कुछ एक लिस्ट थी जो मुझे मिली, तो मैं सोचा कि बता देता हूँ। तो सॉर्ट मैक्स है मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए, मल्टी क्लासिफिकेशन, ओके, इसको यूज करते हैं। फाइन। तो खास करके मेरे जो एक्टिवेशन फंक्शन है, अब आप जो देख रहे हैं यूज केस के हिसाब से यहां पता चल जाएगा कि मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन हुआ और कन्वोल्यूजन न्यूरल नेटवर्क हुआ तो रेलू, और यदि आपके पास रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क हुआ तो सिग्मोइड और टेनएच, जो अभी उसने मतलब मैं कह रहा था कम ही टेनएच का यूज होता है, आरएनएन में इसको लगाते हैं। सिग्मोइड मेरे लिए वेल नोन है तो अपन इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो सिक्वेंशियल डेटा में इनका काम होता है, ये इनका, बाकी में इनका होता है। ओके, कौन सा क्या चूज करना है, जैसे कि बता दिया। आपके पास यदि टेक्स्ट है या टाइम सीरीज का प्रॉब्लम है तो इनका यूज होगा। इमेजेस हैं और एक नॉर्मल सीएसवी फाइल वगैरह वैसा डेटा है तो इनका यूज होगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। फाइन। एंड आउटपुट लेयर पे कौन सा रखना है, कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन आउटपुट लेयर पे रखना है, ये भी बात है। क्योंकि जब आप आर्किटेक्चर बनाओगे यहां पर, इफ इसे कि सर ये आर्किटेक्चर बन रहा है हमारा, ऑलराइट, तो बीच में एक्टिवेशन फंक्शन आएंगे और आउटपुट लेयर पे भी एक्टिवेशन फंक्शन आएगा। तो जो बीच में एक्टिवेशन फंक्शन होंगे, यदि आप इमेजेस पे काम कर रहे हो तो ये बात मैंने पहले क्लियर कर दी, ठीक है, रेलू लगेगा। और आउटपुट पे सिग्मॉइड लगेगा यदि बाइनरी क्लासिफिकेशन है। मल्टी क्लासिफिकेशन है तो शॉर्ट मैच लगेगा। ये काम है, ठीक है। सीएनएन के केस में रेलू इंटरमीडिएट में, आउटपुट पे सिग्मॉइड या शॉर्ट मैक्स। ये बाइनरी के लिए मल्टी क्लासिफिकेशन, और आरएनएन ले रहे हो तो भाई अलग ही बात है। आरएनएन में तो सिग्मॉइड और 10H लगेगा, ठीक है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। दो तो प्रैक्टिकल लगा के करेंगे तभी सही बात है, बाकी तो कोई इशू नहीं है, छोड़िए। हाँ, रिग्रेशन लेंगे तो लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। यदि आप रिग्रेशन का प्रॉब्लम कर रहे हो तो लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन, बीच में भले रेलू लगा दो, कोई इशू नहीं है। आखिरी लेयर पे लीनियर ले लेना, वरना आप बोलो कि सर क्या क्लासिफिकेशन ही प्रॉब्लम करता है क्या मेरा, डीप लर्निंग वाला पार्ट? नहीं, ऐसा नहीं है, रिग्रेशन भी करता है, लीनियर लगा देना, ठीक है। तो वो रिग्रेशन कर देगा, आउटपुट दे देगा आखिरी लेयर पे। ओके, ये काम करनी है। और अनसुपरवाइज भी है, आपने ऑटो इनकोडर देख लिया, ठीक है, वो काम भी करता है। तो सुपरवाइज अनसुपरवाइज सब सब चलेगा डीप लर्निंग में, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये हो गया। अब क्योंकि आपने ये न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट बायोलॉजिकल न्यूरॉन से लिया था, तो जरा बायोलॉजिकल न्यूरॉन की संरचना कर पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं थोड़ी, ओके। जिससे मैं बिल्कुल ही घबराता था, लेकिन अब वो यहाँ पर उसी से प्रेरित होकर न्यूरल नेटवर्क बना है, तो उसको भी समझना जरूरी है, बायोलॉजिकल न्यूरॉन कैसे काम करते हैं। तो बायोलॉजिकल न्यूरॉन में सेल होते हैं और उसमें मेन बॉडी होती है सेल की, जिसमें टेंड्रिल्स होते हैं, ठीक है। तो सेल है, कई सेलों से मिलकर बनती है, ठीक है, कंपोज ऑफ मेन बॉडी ऑफ द सेल दैट इज टेंड्रिल, जो कि दैट कैन एक्सटेंड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, दैट कैन एक्सटेंडेड, थोड़ी सी खिंची हुई बड़ी रहती है। और द बॉडी और सोमा, ठीक है, वी आर हैविंग सोमा ऑल्सो हियर, ठीक। यहां पर हमारे पास सोमा भी है, विच वर्क्स एज अ मशीनरी फॉर मेंटेनिंग सेल फंक्शन एंड एनर्जी प्रोसेसिंग। तो सेल में डेंड्राइट्स है और सोमा है, और सोमा में तुम्हारी प्रोसेसिंग होती है एनर्जी की, वही तुम कर रहे हो ना, डब्ल्यू एक्स प्लस बी,
ये प्रोसेसिंग ही है, और मेरे बायोलॉजिकल न्यूरॉन में सोमा ये काम करता है। ठीक, ऑलराइट। अब इसमें किस किस चीज की प्रोसेसिंग होती है ब्रेन में? और वो तो भाई सीधा सा बात है, प्रोटीन, शुगर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबकी प्रोसेसिंग करता है वो तो, जो अब रियल वर्ल्ड में मिलेगा वो सबकी प्रोसेसिंग होगी। देर आर टू टाइप्स ऑफ टेंड्रिल्स, दो होते हैं, एक तो होता है डेंड्राइट्स और एक होता है एक्सन्स। तो आपने अभी क्या पढ़ा? आप ये कह रहे हो कि सर सेल ही मेरा जो है, सेल यही मेन जो है वो न्यूरॉन का काम करेगा। सेल में मेरे पास दो चीजें हैं, एक है टेंड्राइट्स और एक है सोमा। ये जो टेंड्राइट्स हैं सर, ये एक ब्रिज टाइप है, लंबे चौड़े जो है इनका स्ट्रक्चर होता है। और सोमा जो होता है ये प्रोसेसिंग करता है, एनर्जी सिंथेसिस करता है सोमा। ठीक है। जो टेंड्राइट्स हैं, फिर ये भाई बोल रहा है ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेंड्राइट्स और एक होता है एक्सम। ये डेंड्राइट्स क्या होता है? द डेंड्राइट्स विच रिसीव द इंफॉर्मेशन, मतलब ये इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा प्रीवियस न्यूरॉन से, प्रीवियस सेल से, ये रिसीवर है। और एक्सम क्या करते हैं फिर? एक्सम दे सेंड इंफॉर्मेशन, ये ट्रांसमीटर है। तो रिसीवर है, ट्रांसमीटर है, और सोमा को दे दो तो वो प्रोसेस कर देगा, बस बात खत्म हुई। यही हमारा सेल है, ब्रेन में काम चलता है ऐसे। तो हमारी बॉडी, वो तो नर्वस सिस्टम जो है पूरा वो जुड़ी हुई है पूरे नर्व्स से। ठीक है। और इंफॉर्मेशन आती है डेंड्राइट्स के माध्यम से, वो यहाँ पर प्रोसेस होती है, एग्जाम से वो दूसरे सेल पे चली जाती है। ये होता है बायोलॉजिकल न्यूरॉन का काम, और स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूं आपको, ये रहा, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है बायोलॉजिकल न्यूरॉन का। ठीक है, कि भाई यहाँ पर आपका सोमा है, यहाँ पर एनर्जी सिंथेसिस कर लो, प्रोसेसिंग कर लो। ये डेंड्राइट्स हैं, ये डेंड्राइट्स हैं, ये रिसीव करेंगे। ये एक्सन है, ये ट्रांसमीटर है। और एक्सन जैसे खत्म होता है ना, उसके बाद एक्सन टर्मिनल होते हैं, ये एक्सन टर्मिनल है। मतलब अब ये दूसरे सेल के डेंड्राइट से जो है वो कनेक्ट होंगे, क्योंकि दूसरे सेल पर फिर डेंड्राइट्स होंगे, वो रिसीव कर रहे होंगे। तो ये पूरा एक न्यूरॉन है, न्यूरल स्ट्रक्चर है। ओके, ऐसे इसको समझा जाता है। ठीक। तो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन फ्रॉम ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन टू रिसीवर न्यूरॉन इज रफली कंपोज ऑफ 3 स्टेजेस, 3 स्टेज में काम होता है। और कैसे? पहली स्टेज होती है ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन जनरेट अ बर्स्ट। अरे जब तक तुम वोल्टेज डिफरेंस नहीं करोगे तो किसी को कोई शौक थोड़ी ना चढ़ा कि वो इंफॉर्मेशन, यार जब तक किसी को छेड़ोगे नहीं ना तब तक वो कोई, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं, कुछ इवेंट तो होने दो। तो इवेंट हुआ, स्पार्क हुआ, बर्स्ट हुआ, स्पाइक हुआ, बस सीधी सी बात है, इंफॉर्मेशन ट्रेवल हुई। ठीक है, दैट ट्रेवल्स अलोंग द न्यूरॉन्स एक्सन्स, एक्सन से ट्रेवल हुई और वो ब्रांच वांच से होते हुए एक्सॉन के एंड पर आ गई। फिर द एक्सॉन टर्मिनल जो है वो कनेक्टेड है डेंड्राइट जो दूसरे न्यूरॉन के हैं, दूसरे सेल न्यूरॉन जो है उससे हैं। तो ये उसको बोलेंगे कि ले भाई तू पकड़ ये इंफॉर्मेशन। और सिनेप्स होता है एक बीच में, ये ब्रिज का काम करता है, सिनेप्स, ये ब्रिज होती है। मतलब एक सेल, ये देखो, ये देखो, ये एक, ये सेल है, ये एक पूरा न्यूरॉन है। अब यहां से डेंड्राइट्स शुरू होंगे, ये मैंने बताया था, इनके बीच में एक ब्रिज है जिसको सिनेप्स बोलते हैं। देखो भैया, बायोलॉजिकल न्यूरॉन है, आर्टिफिशियल नहीं है। आर्टिफिशियल में तो तुम तुम्हारे मन से कोई भी कहानी लगा दो, लेकिन अब जो है वो है अपने दिमाग में, उसमें तुम कोई कहानी नहीं जोड़ सकते। ठीक है, ये होता है यहां से जो हम बना पाए वो बना पाए आर्टिफिशियल न्यूरॉन। तो यह सिनेप्स है, ये रीजन बीच वाला। तो क्या करता है, एक्सन टर्मिनल जो है ना, इंफॉर्मेशन यहाँ पर इस ब्रिज के माध्यम से ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को सप्लाई कर देते हैं कि ले भाई पकड़। तो क्या होता है ना, जैसे कंट्रीज के बीच में माल सप्लाई होता है, वहां के ट्रक इधर आते हैं, इधर के ट्रक वहां जाते हैं, तो बीच में बॉर्डर होती है ना, तो समझो बॉर्डर ही है सिनेप्स। ना चेकिंग वेकिंग होती है क्या भैया, कौन सा माल लेकर आया तुम, ठीक है,
तो चेकिंग होती है, फिर उसको पास कर दिया जाता है, सर्टिफिकेट चेक हो गया और बोला जाओ ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ ये काम करता सिनेप्स। ठीक, तो पहले कोई इलेक्ट्रिकल बर्स्ट तो हो, ठीक है, कुछ सेंसिटिविटी तो हो, वो होगी तो फिर आपका जो है इंफॉर्मेशन नर्व से फ्लो होती आएगी, फिर आगे ये कहानी बढ़ाएंगे, ऐसे होगा। ठीक है, ये देखिए, तो ये बना रखा है, ये एग्जम, ये एक्सन है, एक्सन, इतना पोर्शन। तो आपकी जो एनर्जी सिंथेसाइज हुई वो एक्सन, जो कि एक आपने देखा ये इलोंगेटेड, ये एक्सन के माध्यम से चलती हुई टर्मिनल तक पहुंच गई। यहां इन्होंने टर्मिनल बनाया, ये टर्मिनल पर पहुंच गई। ठीक है, यहां से अब वो क्या होगी, सिनेप्स। ठीक है, ये यहां पर इस सिनेप्स है, ये रीजन है सिनेप्स वाला, इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, एक ब्रिज है। वहां से ये होते हुए दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पर आएंगी रिसीव होने के लिए। तो ये रिसेप्टर है, ये डेंड्राइट्स जो है ये रिसेप्टर है, ये एग्जाम ये ट्रांसमीटर है। ठीक है, तो अंदर और भी कहानी है, वोल्टेज वोल्टेज ये वो लिख रखा है, अगर हमें तो टेंशन नहीं लेना, वो हमारी केमिस्ट्री निकल गई और बायो भी निकल गई और फिजिक्स भी निकल गई। ठीक है, अब तो मशीन लर्निंग की बात है, फिर भी जो जानकारी हमें पता होना चाहिए वो लगा रहे हैं। ठीक, तो ये ऐसे हुई। तो वी आर हैविंग स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स ऑन रिसीविंग द न्यूरॉन, specific neurotransmitter initiate a number of cellular events when neurotransmitter molecules bind to the receptors। ठीक है, अब ये तो देखो यार, वो अंग्रेजी में जो बोलना बोल दे उसको, hey, हम बेसिक फंडा समझ गए कि तुम क्या हुआ है तुम्हारे साथ, कि आपको इंफॉर्मेशन मिली थी, वो भी इलेक्ट्रिकल वेव सिग्नल जनरेट हुए थे, वो आपने जो है सेल को दिए, सेल में सिंथेसिस हुई इंफॉर्मेशन, और जो भी रिजल्ट आया वो आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, प्रोपोगेट कर रहे हो, आगे जाके दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में जाएंगे, फिर वहां पर उनकी प्रोसेसिंग होगी। सीधी सी बात है, स्पाइक बेस्ड ट्रांसमिशन हो रहा है। यदि यदि देख लो, यदि बत्ती नहीं जलेगी तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है यार, तो बत्ती तो जलानी पड़ेगी, बत्ती जलेगी तभी जाके काम होगा ये, तभी वो कह रहा है स्पाइक जनरेट हुआ, ट्रांसमिशन तभी जाके होगा। और करंट तभी फ्लो होता है, सिग्नल तभी फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो हमारा बॉडी में भी यही काम है, ऐसे ही है। ठीक है, तो नर्व्स हैं, सेंसर्स हैं, आपको यदि कोई पिन चुबाएगा तो पता चल जाएगा कि पिन चुबाई, वो ब्रेन तक चला गया सिग्नल कि ऐसी हरकत करिए। ठीक है, ये वाली बात है। ऑलराइट, तो इंफॉर्मेशन, the information from one neuron can be transmitted to the another when a neuron receives multiple excitatory spikes from multiple transmitting neurons. The electrical energy is accumulated in the neuron cell body. If the energy accumulated, and the energy is also accumulated for a short interval of time, the neuron will generate spikes of its own and relay on the अदर न्यूरॉन्स, उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो उसने कहा। इसने कहा एक्सिटरी स्पाइक्स, स्पाइक्स भी दो प्रकार की होती है, एक्सिटरी और इनबिटरी, बताएंगे उनका भी क्या अंतर है आगे। तो ये कह रहा है कि यदि न्यूरॉन ने सिग्नल रिसीव करे मल्टीपल, मतलब कई झटके लगे उसको, इधर से भी उधर से भी, ठीक है, उसको कई डेंड्राइट्स में उसके पास कई जगह से इंफॉर्मेशन आई कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, एंड ऐसा होने के बाद दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्यूमुलेट हो गई उसके वो सेल बॉडी में, जाके एक्यूमुलेट हो गई। अब भाई एक्यूमुलेट हो गई, और इफ इनफ एनर्जी इज एक्यूमुलेटेड, मतलब एक लेवल होता है एनर्जी का, ठीक है, अब यदि इनफ एनर्जी एक्यूमुलेट हो गई, उसके बाद तो सीधा क्या होगा, जो उसको ट्रांसमिट कर देगा, इट विल जनरेट द स्पाइक, स्पाइक जनरेट होगा, और वो क्या कर देगा उससे फॉर, ये इनहिबिटरी स्पाइक होगा खुद से, जब उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से ऊपर हो गई, तो वो क्या करेगा कि यार बस मेरे पास बहुत माल इकट्ठा हो गया, चलो उसको आगे पहुंचाओ, मेरे पास रखने की जगह ही नहीं है यार, अब आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा मेरे को, तो कर देगा वो। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। अब जैसे कि ये तो चलो छोड़ो, ये पता नहीं कहाँ क्या ये कहानी है। वेन एवर न्यूरॉन रिसीव एक्सिटरी स्पाइक्स, यानी बाहर से उसको झटके लगे, यानी बाहर से इंफॉर्मेशन आई, will produce and send few spikes of its own। अब देखो क्या कहना चाह रहा है,
If that the same neuron many excited spikes, it will typically send spikes of its own. Spikes in biological neuron have distinctly temporal characteristics. For a unit of time, spiking activity of a deep learning neuron is represented as the number of spikes or integer, typically as an average spiking, that is floating number of points. अब ये कुछ फिर वही बात है, ठीक है, ये स्पाइक 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 कुछ ना हुआ, हम ये जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, कोई एक्टिविटी हुई है और ये हुआ है, लेकिन आप थोड़ा सा और इलाबोरेट करके सिंपल भाषा में कहिएगा। ये आरजीबी तो कलर बना रखे हैं आपने, ये स्पाइक से इनका मतलब क्या? ये डायग्राम क्यों आ गया यहाँ पे? ये तीन कलर, तीन अलग अलग वेवलेंथ वाले, ये क्या हो गया ये? अब देखिए, लेट अस सपोज वी आर हैविंग थ्री न्यूरॉन्स इन द विजुअल सिस्टम, जिनको इनपुट मिला वन ऑफ द थ्री ग्रुप्स ऑफ कलर सेंसिटिव सेल्स, ठीक है, रेड का अलग, ग्रीन का अलग और ब्लू का अलग, ये मिला। द इनपुट वेवलेंथ इज एनकोडेड बाय कलेक्टिव स्पाइक रेट्स ऑफ द थ्री न्यूरॉन्स, उनको कलेक्ट करा। However, that is biological neuron. Information is encoded in a relative timing of spikes in individual or multiple neurons, just of the individual spiking rates. This information is coding and transmission is absent in deep learning neurons. The impact of this will be discussed later on. मतलब अभी भी बात खत्म नहीं हुई है, वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि स्पाइक्स जनरेट होंगे कैसे। दैट इज द क्वेश्चन, कि स्पाइक्स को जनरेट करवाना है, कैसे होंगे वो। आप यहां पर मुझे तीन कलर की वेवलेंथ दिखा रहे हो, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो यदि मेरे पास तीन न्यूरॉन हैं और यदि मैं उनको ये इनपुट दूंगा, तो देने के बाद उनमें स्पाइक्स जनरेट होंगे कैसे, वो उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? क्या ये इंफॉर्मेशन कोडिंग के फॉर्मेट में जाएगी, इनकोड करके दोगे 0 1 के फॉर्मेट में, जो भी है, क्या मतलब यहां कौन सा 0 1 लग रहा है, मेरे दिमाग में कौन सी 0 1 लग रही है, क्या होने क्या वाला है यहां पर? अब जैसे मैं कोई कलर देखता हूं तो मैंने उसको इंटरप्रेट कैसे करा कि ये ब्लू कलर था, ग्रीन कलर था, रेड कलर था, क्योंकि ये तो मेरी बात है ना। ये कैसे इंटरप्रिटेशन हो, कैसे स्पाइक जनरेट हुई? और आपने एग्जिबिटरी बोला और इनहिबिटरी भी बोला आपने। हाँ, कुछ बातें समझ में आ गई कि सर मल्टीपल सोर्सेस से स्पाइक्स आते हैं, मेरे पास कलेक्ट हो जाते हैं, मेरे पास उनको रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, जगह नहीं रहती है, थ्रेशोल्ड के ऊपर चले जाते हैं, तो भाई वो आगे उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, वहां पर भी एक स्पाइक जनरेट होता है। जब मेरी थ्रेशोल्ड से ऊपर बात चली जाती है तो स्पाइक जनरेट होकर वो इन्फॉर्मेशन आगे चली जाती है। इतना हमें समझ में आया। फिर आप ये एग्जाम्पल कलर वाला दे रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा सा और जो है वो समझाइए। चलिए, जैसा कि मैंने कहा कि सारी स्पाइक्स इक्वल नहीं होंगी, एक जैसी नहीं होंगी। व्हेन अ प्रोपोगेटिंग स्पाइक्स रीचेस एन एक्सटर्नल एक्सन, एक्सन तक पहुंचती है प्रोपोगेट, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट अल्टीमेटली अराइजेस इन द डेंड्राइट ऑफ द रिसीविंग न्यूरॉन ऑन डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरविंग सिनेप्स। यानी वो एग्जाम से चलते चलते बाहर निकल के वो डेंड्राइट्स के पास जाने के लिए तैयार है, बीच में सिनेप्स है, ब्रिज है। अभी कह रहा है द स्ट्रेंथ इज रिफ्लेक्टिव ऑफ अ नंबर ऑफ अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ ट्रांसमीटर। कितने ट्रांसमीटर हैं, कितने रिसीवर हैं, उस पर डिपेंड करेगा। हाउ मेनी ट्रांसमीटर्स आर देयर एंड हाउ मेनी रिसीवर्स आर देयर, इंफॉर्मेशन तो है। अब यही चीज आप जब आर्किटेक्चर बनाते हो तब आपने क्या ये चीज नोटिस करी? आप न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर बनाते हो, आप ये भी जानते हो कि सर मैंने यदि यहां पर 10 न्यूरॉन रखे हैं और यहां पर 5 रखे हैं, इसका मतलब क्या है? यहां पर 10 ट्रांसमीटर्स हैं एंड 5 रिसीवर हैं। तो ये लॉजिक यहीं से लिया गया है बायोलॉजिकल न्यूरॉन से, कि ट्रांसमीटर और रिसीवर नंबर सेम होगा नहीं होगा, क्या है ये बात अभी पता लगेगी। वैसे सेम तो नहीं है, आप अलग अलग करते हो, आप चेंज करते हो, ये बात पता है हमें। विल नॉट कीप देम एज सेम, कि सर मैं एक न्यूरल नेटवर्क बना रहा हूं जिसमें 10 न्यूरॉन 10 न्यूरॉन 10 न्यूरॉन 10 न्यूरॉन ही होती है, ऐसा तो होता ही नहीं, चेंज करते हो। तो भाई क्या चेंज करना है, क्या वाली बात हो रही है? देखिए, ये नॉर्मल है, ये बोला कि ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल का ये न्यूरो ठीक है, दीज आर द न्यूरो ये नॉर्मल है। यहाँ पर सिनेप्टिक स्ट्रेंथ जब आपने दी तो ये पोटेंशिएटेड है। अब यहाँ पर और ज्यादा इसने क्या करे हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट करी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे कम
डॉट्स हैं और यहां पर ज्यादा डॉट्स हैं। ठीक है, अब ये कैसे डॉट्स आए, कैसे पोटेंशियल इसके अंदर हुआ है, ठीक है, उसके बारे में भी अपन पता करते हैं। देखिए, न्यूरो ट्रांसमिशन की बात करी आपने, न्यूरो यानी ये न्यूरॉन, न्यूरॉन या ये एक्सम और डेंड्राइट्स के बीच का ट्रांसमिशन और रिसीविंग हो रही है। ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, ये जितने भी ये न्यूरो ट्रांसमीटर है। ठीक है, इन्होंने ट्रांसमिशन करा और ये आपको इंफॉर्मेशन बाहर जाते हुए मिली। और ये सिनेप्टिक, ये बीच का ब्रिज है, गैप है, जिसके माध्यम से वो दूसरे सेल के डेंड्राइट्स के द्वारा रिसीव करी जाएगी। तो ये एक्सन, एक्सन का टर्मिनल है और यहां से ट्रांसमिट हुई और वो दूसरे के सेल में रिसीव हुई। तो कितनी डेंसिटी या कितनी सारी रिसीव होंगी, कितनी सारी ट्रांसमिट होगी, ये क्वेश्चन कैसे होंगी, कितनी होगी, कितनी एनर्जी दे रहे हो। यदि मैंने ज्यादा दे दी एनर्जी तो भाई ज्यादा होगी, कम दी तो कम होगी, पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है ना। हाई पोटेंशियल होगा तो करंट और ज्यादा फ्लो होगा, लोअर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वो करंट का ये फॉर्मूला अपन पढ़ते थे, V इक्वल टू आई आर, यदि मैं गलत नहीं हूं तो वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। ये पढ़ा ना अपन ने फिजिक्स में। अब तो हम सब काफी उस लेवल को पीछे छोड़ के आ गए, लेकिन शायद यही होता है। ठीक है, तो वोल्टेज होगा तो उसके वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना आपने पोटेंशियल दिया उतना करंट फ्लो होगा, और वही यहां पर हो रहा है। देखो ज्यादा डॉट दिख रहे हैं, यहां कम दिख रहे हैं। तो ये उसने बोला ना स्ट्रेंथ, ये तो नॉर्मल है, और आपने इसमें पोटेंशिएटेड कर दिया, यदि पोटेंशियल मेंटेन कर दिया तो बेटा और ज्यादा ट्रांसमिशन फेंकेगा ये। जितना ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस मेंटेन करोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल, उतना ज्यादा ट्रांसमिशन। तो ये दिख भी रहे हैं, यहाँ पर ज्यादा डॉट है, यहाँ पर कम डॉट है। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हुआ। अब एग्जिबिटरी और इनहिबिटरी न्यूरो का मतलब क्या है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। In case, spikes received from transmitting neuron increase the likelihood that a receiving neuron will also spike. ये अरे ये देखो, बता तो चुका हूं मैं कि ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन्स या ट्रांसमिशन जो हो रहा है भाई, वो ट्रांसमिट होके एक जगह इकट्ठा हो रहा है, वो न्यूरॉन में, सेल में जाके इकट्ठा हो रहा है। अब भाई उसकी भी सीमा है, मैं क्लियर कर चुका हूं बात। उसने यही कहा, ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन इंक्रीज द लाइक्लीहुड दैट अ रिसीविंग न्यूरॉन विल ऑल्सो स्पाइक, यानी रिसीविंग न्यूरॉन भी, उसमें भी वोल्टेज क्रिएट होगा, वो भी स्पाइक करेगा। दिस इज ड्यू टू पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ द एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स ऑन द रिसीविंग न्यूरॉन। मतलब जो रिसीविंग न्यूरॉन है उसमें भी रिसेप्टर्स है ना एक्टिवेटेड, वो डेंड्राइट्स रिसीव ही तो कर रहे हैं। Although an oversimplification, one can group neurotransmitter as a receptors, रिसेप्टर को एक्सिटरी बोल रहा है, एंड एन इनहिबिटरी क्लास, एक्सिटरी, इनहिबिटरी एंड एक्सिटरी। ये नहीं क्या, when an inhibitory neurotransmitter bind to an inhibitory receptor, the electrical energy at the dendrite in the receiving neuron is reduced rather than increasing. In general, the neurons have receptors of both types, inhibitory and exhibitory दोनों होते हैं। देयर आर मेनी एक्सिटरी न्यूरॉन्स, यानी कि जो ट्रांसमिट करते हैं, जो रिलीज करते हैं, एक्सिबिटरी ज्यादा होते हैं। देन इनहिबिटरी, जो रिसीव करते हैं। एक्सिबिटरी यानी ट्रांसमिट करने वाले ज्यादा, रिसीव करने वाले कम। Nonetheless, the inhibitory neurons are important for increasing information selectivity that is received by the neurons. ठीक है, अब इस बात पे फोकस करें। आपके पास इनपुट आ रहा है, आपके पास इनपुट आ रहा है। आप ये भी देखिए, आप न्यूरल नेटवर्क कहां बनाते हो, न्यूरल नेटवर्क बना रहे हो आप यदि इमेज पे काम कर रहे हो, इमेज को, इमेज जो है आप बनाते हो, ठीक है, नंबर ऑफ फीचर्स ऑब्वियसली ज्यादा होते हैं। आप न्यूरॉन कितनी रखते हो उस पर? आपने कहा सर हम न्यूरॉन रख रहे हैं 64 रख रहे हैं, या 128 रख रहे हैं, या 256 रख रहे हैं, ऐसे कुछ न्यूरॉन रख रहे हैं सर। फीचर्स तो ज्यादा हो सकते हैं, सिलेक्टेड फीचर्स कम भी होते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि ज्यादा हो, कम कम भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखिए न्यूरल नेटवर्क काम कैसे कर रहा है, ये न्यूरॉन्स कैसे काम कर रहे हैं। ये कह रहा है कि इस तरीके से बढ़ना और घटना दोनों चलेगा। आपके पास इनिशियली
यदि इंफॉर्मेशन आई उसमें 64 थे, आगे 32 हो सकता है, आगे 16 भी हो सकता है, तो ये एनकोडिंग हो जाएगी। उन्होंने कहा हमारे पास एग्जिबिटरी और इनहिबिटरी दोनों टाइप के होते हैं। इनहिबिटरी, एग्जिबिटरी यानी ट्रांसमिशन वाले। देखिए ये कहना चाह रहा, आप समझिएगा इस बात को। एग्जिबिटरी जो है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स तो दोनों ही है, बोथ आर न्यूरो ट्रांसमीटर्स। एक है एग्जिबिटरी और एक है इनहिबिटरी। इनहिबिटरी जो है उसने कहा एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इज बाइंडेड टू रिसेप्टर। इनहिबिटरी रिसेप्टर यानी रिसीव करने वाला। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है डेंड्राइट में रिसीव होती है, तो इनहिबिटरी, इनहिबिटरी यानी लेना, एग्जिबिट यानी देना, तो एग्जिबिटरी सेंड कर रहा है। और इन्होंने कहा कि ट्रांसमिट करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा होते हैं, ठीक है, और इनहिबिटरी जो है वो इन जनरल कम होते हैं, ठीक है। तो मेरे पास डेंड्राइट्स हैं, वो रिसीव करेंगे, वहां पर आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर है और वो भी इनहिबिटरी जो कि रिसीव करेंगे इंफॉर्मेशन, और एग्जाम पर जो है वो एग्जिबिटरी है, वो ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप डायग्राम बनते हुए देख रहे थे, यहां पर यही होने वाला है, ठीक है। सो ये न्यूरो हैं, आपने देखा बीच में, और ये एक्सन टर्मिनल था। और मैं आपको बिल्कुल बेसिक ले जाऊं, यहां पर बेसिक ले जाऊं, तो जो है आप यहां पर भी समझ सकते हैं, ये हर जगह ये न्यूरो ट्रांसमीटर ही बोलेगा। न्यूरो क्यों? क्योंकि वो न्यूरॉन्स ना, नर्वस सिस्टम, नर्व्स, उसी से ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर है, ये ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं, ठीक है। और यहां से एक्सन एक्सन टर्मिनल से ये रिलीज होंगे, तो ये एग्जिबिटरी होंगे, दीज आर एग्जिबिटरी, ये एग्जिबिटरी है। और यहां पर ये रिसीव हो रहे हैं, तो ये इनहिबिटरी होंगे, ये इनहिबिटरी है, ये डेंड्राइट्स है, ये इनहिबिटरी, वो एग्जिबिटरी, ये डेंड्राइट है, ये काम होगा। तो भाई सीधी सी बात है, वो कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन मेरे को डेंड्राइट्स में रिसीव होती है, तो कई स्पाइक्स रिसीव होंगे मेरे को डेंड्राइट्स में, जिनको मैं दे दूंगा सोमा को, जो कि सेल है, सेल बॉडी है या सेल न्यूक्लियस है, यहां पर वो इकट्ठी करेगा। जैसे ही बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई, उसका भी एक थ्रेशोल्ड है, जैसे ही बहुत सारी इकट्ठी हो गई, वो भाई क्या कर देगा, उसको फॉरवर्ड कर देगा, बोलेगा इससे ज्यादा मैं नहीं रख सकता, चलो आगे जाओ। तो एग्जाम से चलते चलते वो एग्जाम टर्मिनल पे पहुंचेगी। यहां पर आपके पास न्यूरो हैं, ये ट्रांसमिशन ही हो रहा है, या न्यूरो ट्रांसमिशन ही हो रहा है, और यहां आउटर पे एग्जिबिटरी है, वो एग्जिट करेंगे, ये जो आपने डॉट 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 देखे ना, एग्जिबिट करेंगे। और इधर साइड पे दूसरा सेल होगा जिसका डेंड्राइट होगा, वो रिसीव करेगा, उसमें इनहिबिटरी लगे, रिसीवर लगे उसमें, ऐसा कुछ है। ये आपका न्यूरॉन है, बायोलॉजिकल, ऐसे काम करता है। तो बस क्या क्या याद रखना है, मेरे पास होता है मेरे पास होता है डेंड्राइट्स एंड सोमा, वी आर हैविंग एक्सन एंड वी आर हैविंग एक्सन टर्मिनल, वी आर हैविंग सिनेप्स। ये सारी चीजें होती हैं, कंपोनेंट है, इनके ऐसे से काम है। और आपको जो मैं ऊपर कलर वालर बता रहा था, वो पोटेंशियल ही है, मतलब आपने पोटेंशियल मैनेज करा, डिफरेंस करा, तो जिस जैसे टाइप का हुआ देखने पर, मैं उसको ऐसे इंटरप्रेट कर पाऊंगा कि ये इस कलर का था। अलग अलग वेवलेंथ पर अलग अलग पोटेंशियल क्रिएट होगा, ठीक है, फाइन। अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग जो है वो पोटेंशियल क्रिएट होने वाला, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, तभी आप इंटरप्रेट कर पाते हो कि ये कौन सा कलर है, सबकी वेवलेंथ अलग है। तो दिस इज द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच वी आर गोइंग टू रिसीव, ठीक है। तो आईज हम देखते हैं, एंड ऑब्वियसली तो 24 आवर्स का ही मान के चलिए पूरा, जो सोने के अलावा, ठीक है, ये चलता है। और आपको जो इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है, आप उसको इंटरप्रेट करते हो, ब्रेन देखता है कि यार क्या हुआ है, एंड देन फिर आपको बताया गया है, ट्रेन करा गया है कि ये ब्लू कलर होता है, आपको
जब कुछ नहीं करोगे तो आपको दिख रहा है, कलर को बताने के लिए आपको समझाया गया है, देन यू कैन से। ठीक है, ये वाली बात है। तो अंतर बता देते हैं और क्या है इनमें। डिफरेंस ये है, डिफरेंस ये है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क छोटा होता है, मतलब बायोलॉजिकल न्यूरल, इट इज इट इज मतलब छोटा क्या, ये तो नेटवर्क तो बड़ा होता है, इन शॉर्ट उसे बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं, बीएनएन को। इसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं, एएनएन शॉर्ट फॉर्म। प्रोसेसिंग यहाँ पर फास्ट होती है एएनएन के अंदर, यहाँ पर स्लो होती है। तभी ये तो तुमने अलग से वो जीपीयू सीपीयू लगा रखे ना, तभी तो फास्ट हो रही है। अब तो तुम जीपीयू लगा रहे हो, ठीक है, इसलिए फास्ट हो रही है। कुछ कंपनी वाले कोशिश कर रहे हैं ब्रेन में चिप विप लगा दो, वो एलन मास्क का करता है वो। हालांकि मुझे उसकी एक चीज अच्छी नहीं लगी, वो इंडिया के साथ बोल रहा था कि मैं आपके यहाँ यूनिट खोलूंगा, और वो चला गया चाइना, वहां जाके उसने डील कर ली। वो कह रहा था यहाँ टेस्ला का मैं खोलूंगा, ठीक है, बात भी चल रही थी पीएम के साथ, लेकिन बाद में वो धोखा देकर वहां चला गया चाइना। ठीक है, नाउ दे आर, ये बीएनएन स्लो होता है। एंड फिर allocation storage to the new process is strictly irreversible for old allocation। अब यार एलोकेशन ऑफ स्टोरेज, एलोकेशन स्टोरेज टू न्यू प्रोसेस इज इजी। वो ये कह रहा है एलोकेशन ऑफ स्टोरेज टू अ न्यू प्रोसेस स्ट्रिक्टली irreplaceable as the old location is already saved in the previous process। अब ब्रेन में क्योंकि वो इंटरप्रिटेशन कर रहा है, तो कह रहा है पुरानी लोकेशन पर कोई प्रोसेस या कोई इंफॉर्मेशन है तो वहां से अलग हटके कोई दूसरी जगह देखो आप। ये कह रहा है कि यहाँ पर इजीली एलोकेशन हो जाता है बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क में। तो भाई यहाँ तो वही है, वेरिएबल्स होते हैं, उसी के एक के ऊपर एक के ऊपर एक चुपकाते हो तुम। ठीक है, तो यदि पुरानी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है आपके पास, तो या तो तुम नया वेरिएबल बनाओ, नया न्यूरॉन या करो, उसमें बढ़ाओ उसकी संख्या, तो उसमें इंफॉर्मेशन दो, नहीं तो इसको आपको वाइप ऑफ करना पड़ेगा। तो पुरानी वाइप ऑफ करो और नई लो, ऐसा कुछ करना। यहाँ मुझे ब्रेन में ये कोई काम हम खुद से थोड़ा ना, होता ऑटोमेटिक है, बायोलॉजिकल न्यूरॉन है, वो तो खुद ही चलता रहता है। यहाँ पर सिक्वेंशियल मोड में होती है, तभी तो अपन कभी भी मॉडल सिक्वेंशियल लेते हैं न्यूरल नेटवर्क में, याद करना। आपने क्या लिखा, मॉडल इक्वल टू सिक्वेंशियल, जब कभी भी आर्किटेक्चर बनता है, ठीक, तो मॉडल इक्वल टू सिक्वेंशियल होता है। और यहां पर क्या होता है, यहाँ पैरेलल ऑपरेशन होते हैं ब्रेन में। उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि भाई तुम स्लो हो, और ये तुम इससे कह रहे हैं कि तुम फास्ट हो, कोई बात नहीं, चलता है। इफ द इंफॉर्मेशन गेट्स करप्टेड मेमोरी, इट कैनॉट बी रिट्रीव्ड। कुछ करप्शन होता है तो फिर वो तो आप देख ही लो क्या है। या हमारे ब्रेन में तो ठीक है कर लेते हैं हम, हम खुद जानते ही हैं कि क्या है, इंफॉर्मेशन का क्या करना है। द एक्टिविटीज आर कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड बाय कंट्रोल यूनिट। अपने दिमाग में कोई कंट्रोल यूनिट नहीं है, ठीक है, वो तो बस ब्रेन है, आप देखो उसके साथ दूसरी चीजें जुड़ी हुई है, पूरा स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर। तो ये तो सिर्फ ये बातें हुई, एएनएन और बीएनएन के बीच का अंतर। ठीक है, तो बायोलॉजिकल न्यूरॉन के कंपोनेंट्स आप याद रखिएगा, ये हर जगह पढ़ाए जाते हैं, चाहे आप कोई भी लेक्चर्स उठा लो, चाहे आईआईटी का उठा लो, चाहे एमआईटी का उठा लो, जो भी है वो बताते हैं। अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे बताने के बाद कि क्या हुआ। हाँ, फिर भी यदि आपको लगता है तो थोड़ा बहुत आप यदि सर्च करना चाहते हो तो इनहिबिटरी और एक्सिबिटरी न्यूरो के ऊपर आप देख लीजिए कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ठीक है, आप पता लगा लीजिएगा, बाकी वैसे मैं बता चुका हूँ। आपको कुछ लगे तो मुझे बता इन्फॉर्म करिएगा कि सर ये भी डिस्कशन में लाना चाहिए। ठीक है, दूसरे नोट्स पर आते हैं। तो ये जो न्यूरल नेटवर्क वाला फंडा है, ये 1943 में, अभी क्या चल रहा, 2024। और मैं हमेशा बोलता हूँ ये अंग्रेजों ने ना ही जो है सारा, क्योंकि दे आर एडवेंचरस पीपल, दे वांट टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोरर हैं। ठीक है, तो रिसर्च, सीधी सी बात है, जो रिसर्च करेगा वो नई चीज निकाल के लाएगा। जो एक्सप्लोर नहीं कर रहे वो फिर नहीं, अभी क्या है हमारे पास, ठीक है, वो नहीं कर पाएंगे।
वी सी दिस पीपल स्पेस एक्सप्लोरेशन में, ये आगे एलएलएम ये लेकर आए, एआई इनकी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। तो ये जो वेरन थे, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट एंड अमेरिकन लॉजिशियन वॉल्टर, 1943 में इन्होंने न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट दिया। अब और इन्होंने कहा कि जैसे हमारा बायोलॉजिकल न्यूरॉन इंटरकनेक्टेड होता है ना, वैसे भी हम अपने आर्टिफिशियल न्यूरॉन को भी ऐसे अपन बना सकते हैं, ऐसे इंटरकनेक्ट कर सकते हैं अपन। इन्होंने लॉजिक ये दिया था। उन्होंने कहा था कि बायोलॉजिकल न्यूरॉन में सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सम होते हैं, और सेल बॉडी में जो है सोमा होती है जिसमें पूरी सिंथेसिस होती है, इन्होंने बोला। ठीक है। और इन्होंने कहा कि जो डेंड्राइट्स होते हैं वो कुछ माइक्रोमीटर के होते हैं, सोमा से इतनी दूरी पर होते हैं। एक्सन जो होती है वो बहुत 1 मीटर, मतलब मीटर लॉन्ग होती है, इट कैन बी मीटर लॉन्ग, लंबी चौड़ी होती है आपका एक्सन। और उसमें टर्मिनल होते हैं, ये सब पढ़ा दिया मैंने। और वो कनेक्टेड होते हैं दूसरे न्यूरॉन से वाया सिनेप्स। ठीक है। और कुल मिला के आप मान के चलिए, आपके आपके ब्रेन में, ह्यूमन ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। अब गिने तो नहीं होंगे, एक तो तुक्का लगा रहे हैं 100 बिलियन का। और आप भी अभी एलएलएम्स में इस लेवल पर तो आएगी, और सर 8 बिलियन पैरामीटर पर ट्रेंड, 80 बिलियन पैरामीटर पर ट्रेंड मॉडल है। पहुंच गए तुम ट्रेन, इतने ट्रेन पर पहुंच गए। तभी तो क्या बोला जा रहा है कि हम ह्यूमन की कैपेसिटी को रीच कर रहे हैं, और आगे सुपर एआई में हम इनसे ऊपर जाएंगे, जब 80 बिलियन का 160 बिलियन हो जाएगा। ठीक है। तब आपके पास न्यूरॉन्स और पैरामीटर्स, वेट एंड द बायस ट्रेनेबल, ठीक है, और ज्यादा परफेक्ट होगा, डेटा बहुत है, लगाओ। ओके, सो 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन जैसे हैं सेंसरी, जैसे हमारी बॉडी में होते हैं, वो टच करने पर समझ में आता है, साउंड और लाइट से भी समझ में आता है, सिग्नल्स, ये सब सिग्नल करते हैं ब्रेन को। ठीक है, ब्रेन ही कंट्रोल करता है सारी चीजें। ओके, और सारे न्यूरॉन्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स भी ऐसे ही काम करते हैं, वो इनपुट लेते हैं आपसे, मल्टीप्लाई करते हैं वेट से, उनको ऐड करते हैं, समीशन करते हैं, बायस जोड़ देते हैं, और नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन को दे देते हैं, बोलते हैं आगे जाओ। ये काम होता है। ओके, तो एक्टिवेशन फंक्शन ऑफ अ नोड डिफाइंस द आउटपुट ऑफ दैट नोड। ठीक है, तो आपको y इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी मिल रहा है ना, उसके बाद आप एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे और आपको आउटपुट मिलकर दूसरे में जाएगा। तो जैसे बायोलॉजिकल न्यूरॉन की बात करें, आर्टिफिशियल न्यूरॉन भी इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स होते हैं। 3 लेयर होती है, आपको पता है, इनपुट लेयर, आउटपुट लेयर, और बीच में एक हिडन लेयर होती है जिसको डेंस लेयर भी बोलते हैं, उसको इंटरमीडिएट लेयर भी बोलते हैं। और ये है आपका दोनों के बीच का डायग्राम। ठीक है, ये अभी बता दिया मैंने बायोलॉजिकल न्यूरॉन के बारे में, विकिपीडिया की इमेज है न्यूरॉन की, और ये आप जानते हैं। ठीक है, कि एक न्यूरॉन पे अलग अलग इनपुट से वेट आ रहे हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डब्ल्यू आई एक्स आई होगा, समीशन होगा, समीशन डब्ल्यू आई एक्स आई प्लस बी, ये होता है वाई। और इसको मुझे उठा के देना पड़ेगा एक्टिवेशन फंक्शन में, तो जाके जो आउटपुट आएगा वो अगले न्यूरॉन में जाएगा। ये काम होता है। ठीक है, तो ये न्यूरॉन ऐसे बनते, ऐसे एक्चुअली में रहते हैं, और ये मेरा ऐसा बनते हुए दिखते हैं न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, ये वाली बात भी हुई, आगे देखते हैं। ठीक है, तो आप वेट असाइन करिए, इनिशियलाइज करिए, और उसको ट्रेनिंग डेटा में डेटा दे दीजिए, नेटवर्क टू ट्रेनिंग डेटा दे दीजिए, इनपुट और आउटपुट आपको मिलेंगे। ठीक है, ट्रेन का यहाँ पर ट्रेन होगा आपका न्यूरल नेटवर्क, ये करते ही अपन, ट्रेनिंग हो रही है, हम इसको बोलते हैं ना ट्रेन हो रहा है। ट्रेन होने का मतलब यही होता है, वेट और बायस एडजस्ट हो रहे हैं। तो अब जब कभी भी आप आर्किटेक्चर बनाते हो तो खुद से कभी कोई वेट तो देते नहीं, सर हमने तो आज तक कोई वेट दिए नहीं है। आर्किटेक्चर ऐसी नया तो कुछ नहीं है न्यूरल नेटवर्क, हमने खुद अपनी तरफ से वेट दिए ही नहीं है कभी। सब सीधा आर्किटेक्चर बनाया, लेयर लिए, उस पर न्यूरॉन रख दिए और बोला ट्रेन करो। तो बाय डिफॉल्ट लेता होगा अपने हिसाब से, बाद में जब ट्रेनिंग हो रही तो उसको एडजस्ट करता होगा इंटरनली, ये काम होगा। एंड ईच टाइम द नेटवर्क प्रोड्यूसेस एन आउटपुट फ्रॉम द इनपुट, इट यूजेस लॉस फंक्शन टू कंपेयर द कंप्यूटेड आउटपुट विद द डिजायर्ड आउटपुट। यही होता है, एक्चुअल और प्रेडिक्टेड के बीच में अंतर देखते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, उसको कहते हैं लॉस, उसको कहते हैं एरर। ये कहते हैं। और वेट को एडजस्ट करना पड़ता है मेरे को, और वो करोगे कहाँ पे, बैक प्रोपोगेशन पे।
उसको हम कहते हैं बैक प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो मुझे वेट को एडजस्ट करना पड़ेगा, ये बैक प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स होता है। ठीक है, वही बात। फिर द वेट्स आर एडजस्टेड, एडजस्ट होंगे वो अकॉर्डिंग टू द ग्रेडिएंट डिसेंट। ये होती है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ग्रेडिएंट डिसेंट। और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, न्यूरल नेटवर्क में यही खेल होगा, ग्रेडिएंट डिसेंट। डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल डब्ल्यू। तो जो नया वेट होगा वो पुराना वेट माइनस लर्निंग रेट इंटू डेल एल बाय डेल डब्ल्यू। एल लॉस है, यानी एरर है। एरर कहां से आया? प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल से। यही लॉस है, यही एरर है। तो इसको मुझे वेट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स व्हाट आई नीड टू डू, ये करना पड़ेगा। ओके फाइन। और इसी को ही कहते हैं ग्रेडिएंट डिसेंट। डिसेंट इसलिए क्योंकि नीचे जा रहे हैं अपन। अभी अभी डीप लर्निंग में तो डिसेंट तो खुल के आएगा सामने। ये तो समझाना है डीएल में, मुझे यही समझाना है, ग्रेडिएंट डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ये चीज होगी यहाँ। द वेट्स आर एडजस्ट कर देंगे अपन वेट को, ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे, एरर जो है वो वेट को एडजस्ट करेंगे, रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे एरर। ये कई बार चलेगी। ठीक है, मल्टीपल आप ईपो देते हो ना, 5 टाइम 10 टाइम 15 20, वो चलेगी। ग्रेडियंट डिसेंट इज कॉमनली यूज इटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम टू फाइंड द मिनिमा। है ना, कई बार मैं क्या कर रहा हूँ, डिसेंट का है, क्यों कर रहे हैं डिसेंट? क्योंकि मुझे मिनिमा निकालना है। मैं यहां कहीं हूं और मुझे मिनिमा पर जाना है, ये है मिनिमा, दैट्स व्हाट आई वांट टू फाइंड। ठीक है, ये मुझे निकालना है। तो मैं डिसेंट या मैं ग्रेडियंट निकालते निकालते आई विल ट्राई टू रीच टू द मिनिमा, और इसी पे लॉस कम होंगे। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब यही होता है। द आइडिया इज टू टेक रिपीटेड स्टेप्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट। तभी तो डिसेंट बोला, क्योंकि ग्रेडियंट एसेंट होता है हमेशा ऊपर की तरफ। लेकिन माइनस इसलिए लगाया मैंने यहां पर फॉर्मूले में, क्योंकि मुझे डिसेंट जाना है। ठीक है, इसलिए माइनस लगा रखा है। उसका ये नहीं है कि डब्ल्यू माइनस, नहीं, माइनस इसलिए लगा है क्योंकि तुम डिसेंट बोल रहे हो तभी, क्योंकि ग्रेडियंट हमेशा ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, ये वाली बात है। दिस इज लाइक गोइंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ माउंटेन फाइंडिंग टू एक्सप्लोर द बॉटम। ठीक है भाई, तो स्टीपेस्ट है, नीचे जाना है। अब सकोस्टिक ग्रेड, कई वेरिएंट होते हैं ग्रेडियंट डिसेंट के, मैंने आपको पहले भी बता दिए थे, ये डायग्राम फाइग्राम बने हुए। ग्रेडियंट डिसेंट का मतलब होता है कि हर एक पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालना। सोकोस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का मतलब होता है आपको बैच बनानी है पहले पॉइंटों की। आपका जो डेटा है, अब देखो क्या है, इसको भी थोड़ा सा ऐसे समझें। बेसिक्स तो ये हुआ ग्रेडियंट डिसेंट का, बाकी अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अब एक एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक पढ़नी है। तो भाई क्या है, ग्रेडियंट डिसेंट में ये कारनामे होते हैं, डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डेल एल बाय डेल डब्ल्यू ऑन ईच पॉइंट। ईच पॉइंट, यदि आपके पास 10,000 पॉइंट्स हैं तो हर एक पे निकलेगा। अब ये स्लो हो जाएगी, भाई मेरे को बॉटम पे पहुंचना है, तुम भाई कह रहे हो हर एक पॉइंट पे निकालो, तो यार ऐसे तो मैं कब तक ऑप्टिमाइज कर पाऊंगा, मैं कब तक मिनिमा पर पहुंच पाऊंगा, कब तक मेरा कन्वर्ज होगा, मेरे लॉस कब कम होंगे फिर ऐसे करते जाओगे। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, रुको, हम डेटा बैच में देंगे तुम्हें, अब एक एक पॉइंट करके मत लो, बैच में ले लो। तभी आप ये ध्यान दें कि जब आप तुम ट्रेनिंग करते हो वहां पर लिखी रहती है, तुमने ध्यान दिया होगा, बैच साइज इक्वल टू 32 या 64, लेते हो ना बैच साइज, याद करिए आप। सही है, ठीक है दिवेश। बैच साइज लेते हो तो यही काम कर रहे हो, डेटा को बैच में लेते हो। जिस राज सर बोलिए। सर इसमें बायसिंग, बायस का रोल कहाँ पे आता है इसमें? बायस का रोल एरर्स। ठीक है, बायस का तो रोल जो अलग से ही आपको अपने इक्वेशन के अंदर डब्ल्यू एक्स प्लस बी वो अपन रखते हैं। ठीक है, ओके, बायस टर्म
जो है वो हम रखते ही हैं अपने साथ, क्योंकि मुझे अपनी इक्वेशन भी कंप्लीट करनी है डब्ल्यू एक्स प्लस बी वाली, ठीक है। और ये हमने लीनियर रिग्रेशन में भी देखा था, ठीक है, इस बात को समझने के लिए कि रिलेशनशिप जो है हमारा, ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में, तो दैट इज फॉलोड बाय दिस डब्ल्यू एक्स प्लस बी बायस के साथ वो होगा। ऑलराइट, तो इसको उसी रेस्पेक्ट में टेक्निकली ही ऐसा समझा जाए। ऑलराइट, तो देखिए सर, ये वाली बात हुई थी अपनी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और काफ़ी हमने इस पर लीनियर रिग्रेशन में डिस्कशन करा था जब आपके पास ये इक्वेशन थी y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू सो ऑन। अब क्या है, मैं वहां पर बीटा नॉट को पैरामीटर बोल रहा था या मैं उसको इंटरसेप्ट बोल रहा था, यहाँ अब मैं बायस बोल रहा हूँ। मैंने शब्द ये टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी, इसकी बायस बोल रहा हूँ इसको मैं, ठीक है, ये काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये रिलेशनशिप डब्ल्यू एक्स प्लस बी वाला ये फंडा जो है मुझे फॉलो करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सर y इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी ही क्यों कर रहे हो, कोई दूसरा आपको समझ में नहीं आया? ये मेरा x इनपुट है, मैं न्यूरॉन को दे रहा हूं, ठीक है, तो आप बायोलॉजिकल न्यूरॉन की वर्किंग तो देखो यार, अभी क्या समझाया मैंने आपको। बायोलॉजिकल न्यूरॉन क्या करता है, उसको इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है बस, वो इकट्ठी कर रहा है, जैसे ही एक थ्रेशोल्ड के ऊपर चली जाएगी वो उसको फायर अप कर देगा, बोलेगा ले आगे करो, और कोई कुछ थोड़ी ना काम हो रहा है, ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज डूइंग। तो सर इसमें जो एल जो लिखा था वो एल इज इक्वल एल टू एल बाईस। एल एल ना ना ना, एल तो प्रिडिक्टेड अच्छा, और एक्चुअल के बीच का डिफरेंस है, वो लॉस एरर। है, हाँ, ओके। ये एरर है, आप एरर बोले या लॉस बोले, ये एरर है या लॉस है, ये बायस नहीं है सर। ओके। ओके। बायस इज सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी लॉस विच हैपेंस इनसाइड ओनली, तभी बायस टर्म जोड़ती। तो सर जब वेट एडजस्ट करते हैं तो उसमें बायस का रोल आता बिल्कुल ना, है, जैसे हाँ आप बिल्कुल सर, बायस भी जैसे एडजस्ट होते हैं आपने। सर। बायस का भी फॉर्मूला होगा बी डैश इक्वल टू बी माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल बी, ये भी होते हैं सर। ओके, ये भी कंसीडर होता हाँ, है, ये भी ठीक होता है। वेट और बायस दोनों ही तो ट्रेनेबल पैरामीटर हैं, है। दोनों करेक्ट ही करेक्ट एडजस्ट होते करेक्ट। हैं। ओके। ओके, तो बायस वो उसने लिया क्योंकि यार मेरी एनर्जी हो रही है फ्लो एक जगह से, तो यार देयर आर सम इंटरनल लॉसेस आल्सो ना फ्लो में। अब जैसे आप ये सोचो, जितनी बिजली सोर्स पे बन रही है उतनी आपके घर पे यार वायर से जा रही है, तो देयर आर सम इलेक्ट्रोमैकेनिकल या जो भी लॉसेस तो होते ही ना सर, वो कुछ लॉसेस तो होते ही हैं जब करेक्ट एनर्जी है ना, करेक्ट तो करेक्ट। सर उसको आप बायस मान लो। ट्रांसमिशन लॉस। हाँ, ट्रांसमिशन लॉस, बस यही कह रहा हूँ सर, तो बायस मान लो सर उसको। ठीक। ठीक है सर, तो ये ऐसा होता है, और ये वाली बातें हुई, ठीक है। तो मैं कह रहा था ग्रिड एंड डिसेंट, ग्रिड एंड डिसेंट में ये है, फिर हमने बोला बैच बना बना के दो, आप तो 10,000 का डेटा है ना, आप इसको 100 की बैच में, या आपके पास 1000 का डेटा है तो आप इसकी 100 पॉइंटों की बैच बनाओ, तो ऐसी 10 बैच बनेगी। तो आप मेरे को डेटा एक एक करके मत देना, आप तो मुझे बैच में देना। तो पहले एक बैच दे दो जिसमें 100 पॉइंट्स है, तो मैं इसके ग्रेडेंट डिसेंट निकाल दूंगा, तो उसको कहते हैं बैच ग्रेडेंट डिसेंट। फिर उसके बाद ये हुआ, उन्होंने कहा यार तुम तो डेटा एक सीक्वेंस में है, तुमने बोला कि पहले 100 दे दो, फिर दूसरे 100 दे दो, फिर तीसरे, ये काम करता हूँ मैं रैंडमली सिलेक्ट करूंगा डेटा। मतलब मेरे को अपने मॉडल को और पक्का बनाना है, उसको सीक्वेंस में नहीं सिखाना कि बेटा रट ले, ऐसा ऐसा डेटा आ रहा है तो ऐसे ऐसे सीख ले, नहीं, मेरे को उसको उसको रटवाना नहीं है, उसको रैंडमली जो है वो वर्क करवानी है, ठीक है, दैट्स व्हाट आई वांट। तो मैं सकोस्टिक सकोस्टिक यानी रैंडम सिलेक्शन ऑफ डेटा पॉइंट्स, तो रैंडम सिलेक्ट करो, उनकी बैच बनाओ, और फिर तुम ग्रेडियंट डिसेंट के लिए देना, ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ये होता है सकोस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। तो पहले क्या था, ग्रेडियंट डिसेंट लेते थे तो मेरे मॉडल को कन्वर्ज होने में टाइम लग रहा था, जब बैच लिया तो थोड़ा सा तेज हो गया, सकोस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट लिया तो और तेज हो गया, उससे और इंप्रूव परफॉर्मेंस हुई है मेरे मॉडल, और जल्दी कन्वर्ज हो रहा है। लेकिन ये इनफ नहीं है, इसके सर एक बाद, बार रिपीट करेंगे। हाँ, मैंने कहा सर कि जब आप सिर्फ ग्रेडियंट डिसेंट ले रहे थे, सो इट इज टेकिंग टाइम टू कन्वर्ज, हर एक पॉइंट कंसिडर हुए।
फिर आपने बैच ग्रेडियंट डिसेंट लिया, तो ये इससे बेटर हो गया और जल्दी कन्वर्ज हो रहा था। बैच के बाद क्या हुआ, एक और था मिनी बैच, यानी आपने 100 के बैच लिए, वो करा नहीं और टुकड़े करो तुम, और छोटी बैच बनाओ, तो कल फिर आपने 8 के बैच बनाना शुरू कर दिया। हाँ यस भवन सर, आज द क्वेश्चन। सर ये बैच का सैंपलिंग कैसे होता है? फिर वो एक बैच लेगा तो उसका एवरेज करेगा ग्रेडेड डिसेंट के नहीं लिए? नहीं सर, देखिए आपने बैच साइज मेंशन करा है ना सर, कि कितना होना चाहिए, हाउ मेनी हाँ डेटा पॉइंट शुड हैव टू बी देयर टू मेक अ बैच। तो जैसा मैंने कहा था आपसे सर, 1000 यदि आपके पास डेटा पॉइंट्स हैं और मैं कह रहा हूं कि मुझे 10 बैच बनानी, तो आप देख लीजिए 10,000 को वो 10 से डिवाइड करेगा ना, 100 पॉइंट्स की बैच बनेगी। हाँ, ये तो ठीक है, ये हाँ 100 पॉइंट की बैच तो बन गई। हाँ हाँ। लेकिन वो जल्दी क्यों कन्वर्ज होता है? क्योंकि जो अपना देखिए ग्रेडियंट डिसेंट में तो हाँ पूरे सारे पूरे 1000 के 1000 पॉइंट आ जाएंगे, हाँ, लेकिन 1000 100 पॉइंट एक एक में करके वो सर, एक एक करके आ रहे हैं, हाँ एक एक करके। हाँ हाँ हाँ, तो एक बैच का वैल्यू क्या लेगा वो हाँ, एक जो बैच वो, हाँ एज अ बैच सबमिट करेंगे सर अपन, नॉट एज अ तो सिंगल। वो वहां पे तो वहां पे क्या एवरेज करेगा लर्निंग ये डिसेंट का? हाँ अब ये भी अच्छा बैच क्वेश्चन है, ग्रेडेड डिसेंट में ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्या वो एवरेज कर रहा है पॉइंट्स का? आपको क्या लग रहा है सर, ये पॉइंट्स अलग अलग है तो इनका एवरेज करके मैं कोई एक पॉइंट बना के, जहां एवरेज वाली तो बात कही ही नहीं है सर, एवरेज तो नहीं कहा कि आप एवरेज करोगे, यहां ऐसा एवरेज जैसा तो नहीं कहा सर, कि आपने यदि एक बैच भी बना के दिया तो सर हम तो एवरेज, फिर एवरेज। रैंडम सैंपल लेता है? हम्म, नहीं नहीं सर, वो तो रैंडम बात की सैंपल बात है, लेता वो है तो फिर? बात की बात है सर, वो तो बात की बात है। अब एक बात बताइए सर, नहीं नहीं, मेरा मैं क्या बोल नहीं सर, मेरा क्वेश्चन है, मुझे मशीन लर्निंग पढ़ानी है, मैं यदि एक एक बच्चे हाँ को इंडिविजुअल पढ़ाऊं और मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊं, 10 10 लोगों को एक ही घंटा पढ़ाऊं और एक एक को 10 घंटे पढ़ाऊं, मतलब अलग अलग, सर बेटर क्या है? वो तो ठीक बस है यही वो, ठीक है सर, यही है, वो यही है सर, नहीं इसलिए नहीं, ऐसी बैच बना। एग्जांपल सर, हाँ वो तो ठीक है, वो बैच बनाया वो ठीक है, लेकिन वो उस कैलकुलेट करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना उसको, सर वो जैसे ऐसे मेरा तो आगे नहीं इंटरप्रिटेशन, जाएगा। हाँ सर बिल्कुल, ये जैसा मैंने इंटरप्रिटेशन करा, तो वो पूरे बैच, पहले वो बैच को ही सॉल्व करेगा उतने ही हाँ टाइम में हाँ सर, वो तो उतने ही टाइम में बैच को सॉल्व करेगा जितना का वो पहले एक एक को ले रहा था, मतलब उसका टास्क जो उसको परफॉर्म करना है वो तो उसको नोटिफाइड है। हाँ, लेकिन विद इन बैच क्या पॉइंट लेगा? हाँ, क्योंकि सर। ये तो 1000 पॉइंट है, वो अलग अलग ले रहा है, वो हम्म तो समझ में आ रहा है कि एक हम्म एक पॉइंट वो करते जा रहा है। हम्म लेकिन अगर बैच करे तो हम्म बैच में क्या एक पॉइंट लेगा? जैसे ये आपने जो एग्जांपल दिया, हम्म, 100 में से एक पॉइंट उठा लिया उसने कोई हाँ भी, हाँ हाँ। या फिर उसको 100 का एवरेज कर लिया और उसमें फिर एक पॉइंट मिल गया, मतलब वो नहीं दो सर, स्टेप हो गए हाँ एवरेजिंग का। नहीं नहीं सर, हाँ, एवरेज का तो मैं तो उसको, एवरेज अब का नहीं तो मतलब नहीं, रैंडम रैंडम या फिर रैंडम ले रहा है हाँ ऐसे उसमें कुछ तो। रैंडम ले लेगा सर, अ, कोई सा भी, ठीक है रैंडमली लेगा। अ, ओके, और एक चीज है यहाँ भी, ओके तो अभी भी फिर सर, फिर मेरे पास अभी भी 100 पॉइंट्स तो हैं इसके अंदर, इसमें से कोई भी पॉइंट को लेकर यदि मैं ग्रेडियंट डिसेंट निकालूं तो क्या वो भी सही बात है, क्या उससे मुझे कन्वर्जेंस मिलेगा? अगर रैंडमली लोगे ना आप, तो ये भी हो सकता है कि कॉन्वर्जेंस थोड़ा मिले ही ना, मतलब हम्म, मिनिमा मिले ही ना मिले एक्चुअली। ना, वही तो कह रहा हूँ, ये भी हो सकता है। ये हो सकता है मिनिमम मिलेगा ही हाँ, नहीं। मतलब वो तो लर्निंग रेट पे भी डिपेंड रहेगा, लेकिन अगर रैंडम सिलेक्शन पे ये हो सकता है कि पॉइंट ही मिस हो जाए मिनिमा हाँ का, पॉइंट वही तो, और ये आगे निकल जाए। बिल्कुल सही सर, मिस होगा, तभी तो बात है, इंटरप्रेट तो उसको हर एक पॉइंट को करना चाहिए, इंटरप्रेट उसे हर एक पॉइंट को करना चाहिए, तो एवरेज करना मेरे को बिल्कुल फिजिबल नहीं लगा। रैंडम में यदि आप कह रहे हैं कि रैंडम कोई सा भी ले ले वो, तो उस बैच में से कोई मतलब रैंडम वो ले ले, हाँ ये भी नहीं। एक्चुअली एक्चुअली स्टॉकेस्टिक का मतलब भी यही होता है कि हाँ रैंडम, हाँ जैसे मतलब हाँ हाँ स्टैटिस्टिकली कोई भी हाँ एक ले लो। हाँ हाँ हाँ, हाँ, वही है रैंडम। पर हाँ, लेकिन पर जब लेकिन वो लेकिन बैच सर, बोलेंगे ना नहीं तो नहीं सर, थोड़ा रैंडम वो मिस। कहाँ लगा रहा था, वो सुनिए सर, आप रैंडम कहाँ लगा रहा है, आपके पास 1000 डेटा था ना, उसमें वो यहाँ पर हाँ, सकोस्टिक या रैंडम लगा कर बैच बना रहा था, अभी बैच सबमिट थोड़ी ना करी सर मैंने, वो रैंडम डेटा, वो रैंडम कोई भी पॉइंट्स ले लेगा, उनके 100 पॉइंट्स की बैच बनाएगा, वो ये कह रहा हूं मैं। यदि बैच वाले में तो पहले ऐसा हो रहा था कि सर रैंडम नहीं ले रहा था, वो सिंपली 100 पॉइंट्स को एक जिस ऑर्डर में थे उसी ऑर्डर में उसको तोड़, अब यहां से कोई भी रैंडम पॉइंट उठाएगा वो उनकी 100 की एक बैच बना के फॉरवर्ड करेगा, ये कहना चाह रहा हूं। तो मैं डेटा तो दूंगा सर ऐसे ही बैच में ही। आपको क्या लग रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं सर आप?
तो ये तो नहीं ना, मतलब फिजिबल नहीं है कोई भी 100 पॉइंट, मतलब ये भी हो सकता है रैंडमली वो फर्स्ट 100 पॉइंट ही उठा ले, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये तो करना ही नहीं चाहिए। हाँ, हाँ करना नहीं चाहिए, हाँ, अ, नहीं करेगा। हाँ ये तो करना है, तो हम्म, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि वो शायद हर एक बैच में का 1 पॉइंट ले रहा है ऐसे, मतलब मेरे को लगता है थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये नया है तो। अच्छा, ठीक है सर, आप पढ़िएगा। क्योंकि हाँ, क्योंकि हर एक पॉइंट तो मतलब कुछ सेंस नहीं करता ना, हम्म, कि कोई भी रैंडम पॉइंट उठा लो, फर्स्ट 100 तो उठा नहीं पाएगा, या हम्म, फिर बीच में का 100, तो ये तो नहीं पॉसिबल है कोई भी, मतलब रैंडमली अगर सिलेक्ट किया ठीक है तो सर। हर एक बैच का 1 पॉइंट रैंडमली उठाता है ऐसे लगता है सर, मेरे ये को। आपका डेटा होता है, ठीक है। हम सैम्पलिंग हाँ करते हैं। सैम्पलिंग में क्या करते हैं, हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। रैंडम तो सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है सर, यदि यहाँ पर पॉइंट्स है तो वी आर गोइंग टू पिक नहीं अप नहीं, एनी ऑफ द ये तो हाँ ये तो ठीक है, ये सपोज इसमें 1000 पॉइंट है, हम्म, आपने जो एग्जांपल दी, हम्म, हाँ, हम्म। तो और 1000 पॉइंट में आपका एक सबसेट है बैच का, ठीक है ना। सर, अभी अभी सर मैंने बैच यहाँ लगाई नहीं है सर। तो फिर स्टोकेस्टिक बैच बैच में ग्रेडिएंट डिसेंट कैसे लगाते हैं, वो पूछ रहा हूँ मैं एक्चुअली। तो सर देखिए, स्टोकेस्टिक ग्रेडेंट डिसेंट, तो मैं यहां पर कह रहा था बैच कैसे जो है, बैच जैसे लगती है सर वैसे बनेगी बैच, लेकिन इसको बनाने के लिए मैं स्टोकेस्टिक अप्रोच फॉलो कर रहा हूं इस बैच को बनाने के लिए। पहले जो मैं बैच बना रहा था वहां रैंडम फॉलो नहीं कर रहा था, ये मैं कहना चाह रहा हूं। मैं यहां से डेटा पॉइंट को रैंडमली सिलेक्ट नहीं कर रहा था, ये मैं कहना चाह रहा हूं इन बैच ग्रेडेंट डिसेंट। और स्टोकेस्टिक में मैं बैच बनाने के लिए रैंडमनेस ले रहा हूं। आप मेरी बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? थोड़ा कंसर्न है मेरे को, मैं मतलब एक्चुअली देखना पड़ेगा पिक्चर क्या होता सर, है, ठीक है सर, थोड़ा देखता हूँ आप देखिएगा। मैं। हाँ, ठीक है, आप देखिएगा। क्योंकि बैच ग्रेड एंड डिसेंट में मुझे बैच बनानी है, बट आई एम नॉट टेकिंग द पॉइंट्स रैंडमली। आप ये बात मान रहे हैं? या आप यहां भी कह रहे हैं कि यहां भी कुछ रैंडमनेस होगा और बैच बनेगी? यहां तो नहीं बोला तो सर। पूरा डेटा नहीं पड़ेगा ना, हाँ, या तो बैच जैसे, का तो, हाँ जैसे डेटा है बस उसको बैच में तोड़ दिया मैंने, दैट्स इट। हाँ वो तो देना ही पड़ेगा। अब सर जो हाँ स्टोकेस्टिक की बात हुई, स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट की बात हुई है, तो अब मैं इसमें कह रहा हूं कि इसमें भी बैच होती है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इसमें बैच होती है। लेकिन जो बैच बनी है वो रैंडम डेटा पॉइंट्स के सिलेक्शन से बनी है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और आप कह रहे हो कि सर पहले बैच बन गई और उसके बाद आपने रैंडम पॉइंट्स को सिलेक्ट करा ग्रेड एंड डिसेंट के लिए, यही कह रहे हो आप, है ना? आप मतलब मुझसे हाँ प्लस वन स्टेप कह रहे हो। ठीक है, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा हाँ सर, अच्छी बात है। हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले तो बैच तो पूरा डेटा देना ही है, हाँ, हाँ, डेटा फर्स्ट तो है थिंग, सर पूरा ही है। मतलब वो बैच वाइज दो या फिर कैसे भी दो। हाँ, तो हम्म, अगर बैच वाइज भी दिया, हम्म, तो फिर भी उसमें ग्रेडेड डिसेंट तो लगेगा ही ना ठीक है। उसमें, ये हाँ, कोई वो तो कंपल्सन लगेगा। नहीं कि उसमें आप स्टोकेस्टिक ही लगाओ। हाँ, हाँ, ग्रेडिएंट डिसेंट तो सर्किट टेक्निक्स होती है, कोई भी लगेगी। देखिए, इसको लेकर यदि यहाँ पर कोई बात लिखी हो और आपकी जो कंसर्न है यदि यहीं पर ही क्लियर हो जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, वैसे मुझे लगता तो नहीं कि यहाँ पर होगा, मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, उससे कुछ ही पॉइंट्स लिखे हैं क्योंकि मेरा जो कंसर्न है वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, स्टोकेस्टिक सो ग्रेडिएंट डिसेंट में ग्रेडिएंट डिसेंट जो है दैट सॉल्व द प्रॉब्लम बाय एडिंग रैंडमनेस टू द पाथ। और ऑब्वियसली ये कन्वर्ज जल्दी होगा। ठीक है, क्योंकि रैंडमनेस इंक्लूड करी है आपने। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द डेटा पॉइंट्स जैसे आपने लिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही जो है सॉल्व करके देगा। हाँ, कंसर्न वही है, लोकल मिनिमा निकालना है मुझे, डिसेंट करना है। ठीक है, बट विद रैंडमनेस। तो ग्रेडिएंट डिसेंट ऐसे पहुंच रहा था और ये ऐसे पहुंच रहा है। ओके। और एक और आपने जो बात रखी है, ठीक है, कि सर ये तो चलो हो गया, एवरेज कर रहे हो क्या? मतलब मेरे पास यदि 100 पॉइंट्स है तो मैं उनका एवरेज सर, ये बात मेरे को नहीं लगी सर। ठीक है। कि ये जो आपकी जो ये यहाँ पे जो कंट्रोल दिखा है और जो रेड लाइन दिखाई इसमें इसके ये बीच में, स्टेप्स हैं। हाँ हाँ, वही एक स्टेप में जो जहाँ पे एरो एंड हो रहा है, वो हाँ, वो तो इस कंटूर पे नहीं है, वो कुछ कहीं भी बीच में आ रहा हाँ, है ना। हाँ, हाँ, कहीं हाँ भी वो कंट्रोल पे नहीं है। हाँ, तो हाँ, तो
इसलिए मेरे को लगा कोई एवरेजिंग करते हैं, क्या करते हैं, या फिर हाँ, हाँ, रैंडम सिलेक्ट करते नहीं हैं नहीं इन नहीं, बिटवीन एवरेजिंग पॉइंट, तो नहीं क्या कर कर रहे, एवरेज नहीं कर रहे हैं सर, ठीक है, एवरेज नहीं कर रहे। अगर प्योरली रैंडम है तो स्टोकेस्टिक हो सकता है ग्रेडिएंट, पर ये नेसेसरी नहीं है कि ये जल्दी कन्वर्ज कर जाए, क्योंकि कुछ सिचुएशन आएगी जहाँ पे ये काम नहीं करेगा। देखिए मतलब सर, जो आपका लास्ट ठीक है, तो जो आपका देखिए, लास्ट स्टेटमेंट है ना, हाँ हाँ, वो लास्ट स्टेटमेंट कौन सा वाला? Stochastic gradient descent converges reaches the global minima much faster than the gradient descent। सर देखिए क्या है, करेगा तो सही, ओके, एंड द गुड थिंग इज कि फिर मैथ्स देख लीजिए, मैं मैथमेटिकल एग्जांपल भी लेकर आता हूँ इसके लिए। नहीं, वो ना, ये आपका ये बहुत डेफिनिट स्टेटमेंट है, मतलब इतना डेफिनिट स्टेटमेंट करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा, लेकिन ठीक है। ठीक है सर, काफी चीजें मतलब सर, चीजें तो डेटा पर ही डिपेंड करती हैं अल्टीमेटली एट द एंड, कि हाँ, व्हाट काइंड ऑफ डेटा हाँ वो तो है, है। इसलिए मैं बोला कि इतना डेफिनेट स्टेटमेंट जो है ना, हाँ 0.20 सेकंड, वो इतना डेफिनेट स्टेटमेंट बड़ा हाँ, मुश्किल लग रहा है ऐसे होना, पर देखते हैं, मतलब ठीक है सर, डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी को वो तो है, मायने करती ही है, ठीक है, लेकिन सर क्योंकि जो है सिर्फ ग्रेडियंट डिसेंट लो, तो पर पॉइंट वाइज यदि आप उसको कैलकुलेट करोगे सो इट विल टेक टाइम। तो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट मैंने बोल दिया आपसे कि यहाँ पर बैच होगी वो तो और एक 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 नंबर ऑफ पॉइंट्स कम हो जाएंगे, वो है, क्योंकि वो दिख रहा है कि आप सिर्फ स्टोकेस्टिक में आप सैंपलिंग कर रहे हो बेसिकली। हाँ सैम्पलिंग स्टोकेस्टिक में आप सारा का सारा पॉपुलेशन नहीं ले रहे हो इसके लिए, सैम्पलिंग कर रहा हूँ मैं। तो सैंपलिंग कर रहे तो मतलब वो जाएगा आपने, जैसे ये होता है ना कि कभी कभी हम सैंपल करके, अगर सैंपल ठीक नहीं रहा, मतलब सैंपल का क्राइटेरिया ठीक नहीं रहा, तो मीन कुछ अलग ही निकल जाता है, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता पॉपुलेशन का, वैसा हो सकता है ना, वो बोल रहा हूँ मैं। तो कन्वर्ज नहीं होगा, लॉसेस ज्यादा आएंगे अल्टीमेटली, ये आप कहना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, अगर अगर सैंपलिंग ठीक से नहीं हुआ तो। ठीक है, ऑलराइट, तो इस पॉइंट को भी सर आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। चलिए मैं इसको मैथमेटिकली या कोई एग्जाम्पल जो है अपनी तरफ से लेकर आऊंगा। अब मेरे सामने ये चीज़ है, एक तो आपने बैच वाली जो बात है, पहले बैच को देखेंगे, बैच में क्या हो रहा है, मिनी बैच में क्या हो रहा है, फिर स्टोकेस्टिक बताऊंगा, ठीक है। हालांकि मैं अपने पॉइंट में बता चुका हूँ यहाँ, बट ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे मुझे रखना पड़ेगा उसको सामने, क्योंकि आगे मोमेंटम, नेस्ट्रोव, देन एडा ग्रिड, एडा डेल्टा, आरएमएस प्रॉप और एडम, ये अल्गोरिदम्स हैं ऑप्टिमाइजेशन की। इंडिविजुअली पढ़ना है वो थोड़ी बाद में आएंगी, पहले तो और भी ये चीज़ें हैं बताना, लेकिन ये ऑप्टिमाइजेशन में आएंगी। ये इंट्रोडक्शन करा, लेकिन आपने इंट्रोडक्शन में ही ये चीज क्वेश्चंस पूछे हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, इसको मैं अब आगे थोड़ा सा पुश करते हुए अगले लेक्चर में क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है सर? ऑलराइट ऑलराइट, फाइन। हाँ राज सर पूछे। सर ये मेरा क्वेश्चन ये है, जो बैच जो ग्रेडियंट डिसेंट होता है वो फास्ट होता है नॉर्मल से, हाँ और नॉर्मल से उससे फास्ट फास्ट जो होता है स्टोकेस्टिक, जो अब देखिए सर, बैच में मैंने वो बैच फास्ट होता है। बनाया, ठीक है तो सर, क्या रीजन ये है क्या, मतलब कि बैचेस में डिवाइड होने के बाद, हाँ या इसमें ये जो बैच सर, प्रोसेसिंग बैचेस होती में है डिवाइड होने के ये कारण, बैचेस में डिवाइड होने के पैरेलल, कारण, दैट इज द रीजन। तो इसमें जो प्रोसेसिंग होती है पैरेलल होती है, सीक्वेंशियल होती है? नहीं देखा, मॉडल तो सर सिक्वेंशियल है सर, सीक्वेंशियली होती है। मॉडल तो सिक्वेंशियल है सर, ओके ओके ठीक है। प्रोसेस तो मैं बैच वाइज ही करूंगा, मैं डेटा को बैच वाइज ही प्रोसेस करूंगा। ओके मेरे पास अभी इतने पॉइंटों का डेटा है, सो आई विल प्रोसेस दोस पॉइंट्स, देन आई विल प्रोसीडेड, ओके, ठीक है, ठीक दैट है इज अ सर। क्वाइट क्विकर प्रोसेस। अब वो इसमें अंदर इंटरपोलेशन लगा रहा है, या वो क्या अप्रोच लगा रहा है मैथ्स उसमें। अभी मैंने पूरी बातें नहीं क्लियर करी, क्योंकि मैंने ऊपर थोड़ा सा अपर लेवल पे देख लिया कि सर को डाउट पूछ रहे हैं, बबन सर को डाउट्स हैं कि क्या वो एवरेज कर रहा है, ठीक है, और ठीक है, तो एक इसको स्टोरी के साथ सामने लाना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो अभी क्या है, ये सामने नोट्स में इंट्रोडक्टरी आया तो मैंने बता दिया, ओके। अब इसको स्टोरी और मैथ्स के कैसे क्लब करके मैं लेकर आता हूँ सामने, मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा।
ठीक है, सर। क्योंकि सर डेटा तो बैच में गया, जैसे आप लोग एक बैच में पढ़ रहे हो, इस पर्टिकुलर टाइम में पढ़ रहे हो, अब मैं यदि इंडिविजुअल को एक एक घंटा दूं, ऑब्वियसली बात है सर, मैं कन्वर्ज कब करूंगा सर? और समझ सर रहे अगर सर मेरे इसको, बात? हाँ सर, इसको हम ऐसे ही देखिए ना कि अगर हम सारे लोग एक बैच में पढ़ रहे हैं तो हम पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, सब एक साथ पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, राइट? सबकी, दूसरा केस हाँ सीक्वेंशियल वाला हो गया कि हाँ हाँ हर किसी को एक एक घंटा देना, हाँ, हर तो वहां पे 10 घंटे हो गए, अच्छा यहाँ पे 10 एक साथ पढ़ रहे हैं, तो अच्छा, ये पैरेलल प्रोसेसिंग टाइप में नहीं हुआ कुछ क्या, ठीक है सर, मतलब? आपने न्यूरॉन न्यूरॉन अच्छा, इसमें भी अब देखिए सर, अपना आर्किटेक्चर ही बन रहा है, न्यूरॉन है, और इनपुट कैसा क्या जा रहा है, हर एक न्यूरॉन को हर एक आप देते हो WI XI, करेक्ट। है ना सर? तो सारे के सारे एक साथ, मतलब आप सब मुझसे कनेक्टेड हो, ऑल करेक्ट। ऑल द डेटा पॉइंट्स आर करेक्ट। अलाइन टुवर्ड्स मी, तो आप इसको ऐसा इंटरप्रेट करें सर। ओके, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर, खैर मैं आपको बता आगे वाले लेक्चर में, ठीक। सर डिस्कशन लंबा है, खैर एनीवेज